तो चलिए आज एक ऐसे बिल की बात करते हैं जिसका नाम तो शांति है, लेकिन इसने देश में काफी कह सकते हैं अशांति फैला दी है। एक बड़ी बहस छिड़ गई है। तो आइए इस पूरी कहानी को, इसके हर पहलू को बिल्कुल आराम से समझते हैं। और यही तो सबसे अजीब बात है ना। एक तरफ अमेरिका है जो इस बिल का खुलकर स्वागत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने देश में पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर क्रिटिक्स तक सब इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि ये बिल जो अब एक एक्ट बन चुका है आखिर है क्या, और इतनी जल्दी इतनी तेजी से ये पास कैसे हो गया। यह सारी कार्रवाई हुई 2025 के आखिर में। जरा टाइमलाइन देखिए। लोकसभा में पेश हुआ, 2 दिन में वहां से पास, अगले ही दिन राज्यसभा से पास, और कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट के साइन के साथ ये कानून बन गया। मतलब पूरा प्रोसेस 1 हफ्ते से भी कम टाइम में हो गया। काफी तेजी दिखाई गई। और बस यहीं से इस बिल की पूरी कहानी 2 अलग-अलग दिशाओं में चली जाती है। इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका कह रहा है कि ये एक बेहतरीन कदम है, इससे पार्टनरशिप मजबूत होगी। लेकिन देश के अंदर विपक्ष का सीधा आरोप है कि नेशनल सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया गया है और फायदा सिर्फ कुछ खास कॉरपोरेट घरानों को पहुंचाया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार को आखिर इस बिल की जरूरत पड़ी क्यों? इसे समझने के लिए हमें इंडिया के एनर्जी गोल्स को देखना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। देखिए, इंडिया ने इंटरनेशनल स्टेज पर एक बड़ा कमिटमेंट किया है, कार्बन जीरो एमिशन। मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें कोयले जैसे ट्रेडिशनल फ्यूल से हटकर क्लीन एनर्जी की तरफ जाना होगा। और इस क्लीन एनर्जी में सोलर के साथ साथ न्यूक्लियर पावर का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है? आज की तारीख में इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में न्यूक्लियर पावर का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 2% के आसपास है। ये बहुत ही छोटा नंबर है। पर टारगेट देखिए, सरकार का प्लान है कि 2047 तक, यानी आने वाले कुछ सालों में, इस 8.78 गीगावाट को 100 गीगावाट तक ले जाना है। ये 10 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। सोच के देखिए। और इतनी बड़ी छलांग के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट और ढेरों नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स चाहिए होंगे। तो इतना बड़ा, इतना एम्बिशियस टारगेट अचीव कैसे होगा? बस यहीं पर एसएचआई बिल का सबसे बड़ा और हाँ, सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट सामने आता है। कानून में एक बुनियादी बदलाव। इस नए शांति एक्ट ने आते ही 2 पुराने बहुत इंपॉर्टेंट कानूनों को रिपील कर दिया, यानी खत्म कर दिया। और इनको खत्म करके इसने लाइबिलिटी का, यानी अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसका पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल डाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसको ध्यान से समझिए। पहले क्या था? 2010 के कानून के मुताबिक अगर कोई हादसा होता तो जिम्मेदारी रिएक्टर के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी यानी सप्लायर की होती थी। अब ये सप्लायर अक्सर विदेशी कंपनी होती थी, जिससे वो इंडिया आने में डरते थे, खासकर अमेरिकन कंपनियां। लेकिन शांति बिल ने इसे पलट दिया। अब जिम्मेदारी होगी प्लांट चलाने वाली कंपनी यानी ऑपरेटर की, जो कि एक इंडियन फर्म हो सकती है। ये देखने में छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इस एक चेंज ने इंडिया के न्यूक्लियर मार्केट के दरवाजे प्राइवेट इंडियन फर्म्स और फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोल दिए हैं। चलिए अब सरकार और इस बिल के सपोर्टर्स का पक्ष भी समझते हैं। उनका कहना है कि इंडिया की प्रोग्रेस के लिए ये बदलाव बहुत बहुत जरूरी था। देखिए, सरकार का तर्क सिंपल है। प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो पैसा आएगा, प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे होंगे, और सबसे बड़ी बात, जो अब तक सरकारी मोनोपोली थी, मतलब सब कुछ सरकारी ही करती थी, वो खत्म होगी। उनका ये भी कहना है कि हम कोई नया काम नहीं कर रहे। यूएसए, यूके, फ्रांस जैसे बड़े देशों में यही मॉडल चलता है। और इस तर्क को मजबूती मिलती है हमारे पुराने अनुभवों से। देख लीजिए काकरापार और कुडुनकुलम जैसे सरकारी न्यूक्लियर प्लांट्स। इन प्रोजेक्ट्स में इतने साल डिले हुए हैं कि इससे साफ पता चलता है कि हमें एक नए अप्रोच की, एक नए तरीके की जरूरत तो थी। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। जहां सरकार इसे डेवलपमेंट का हाईवे बता रही है, वहीं विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़े खतरे की शुरुआत है। विपक्ष का सबसे बड़ा डर है क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां काम काबिलियत से नहीं बल्कि सरकारी जान पहचान से मिलता है। उनका आरोप है कि इस बिल से फायदा सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े कॉरपोरेट घरानों को होगा, क्योंकि छोटे प्लेयर्स तो इस फील्ड में आ ही नहीं सकते और इससे एक ओलिगार्की बन जाएगी। मतलब कुछ ही कंपनियों का पूरे देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा हो जाएगा।
और ये डर इतना गहरा है कि इसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की जा रही है। सोचिए, उनका कहना है कि जैसी गलती तब हुई थी वैसी ही गलती अब हो सकती है कि प्राइवेट कंपनियां इतनी ताकतवर हो जाएं कि वो ही देश चलाने लगें। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी की बहस नहीं रह जाती, ये नेशनल सॉवरेनिटी यानी देश की संप्रभुता का सवाल बन जाता है। तो आखिर में ये पूरा मामला SHINT बिल का ये विवाद हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। तो कुल मिलाकर ये एक बैलेंस का खेल है। एक तरफ है विकास की जरूरत, क्लीन एनर्जी की जरूरत जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ है इकोनॉमी में फेयरनेस का सवाल, इस बात का डर कि कहीं पावर कुछ ही हाथों में न चली जाए। सवाल सिर्फ एनर्जी का नहीं है, असली सवाल ये है कि डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक देश कितना बड़ा रिस्क लेने को तैयार